नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में महानगर पालिका के आगामी चुनाव हेतु महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। महिला आरक्षण के ड्रॉ की सूची घोषित किए जाते ही कई प्रस्तावितों और प्रभागों के राजनीतिक समीकरण काफी हद तक गड़बड़ाते नजर आए, क्योंकि 33 में से 16 प्रभाग ऐसे रहे जहां पर 3 में से 2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं और इन 16 प्रभागों में पुरुष प्रत्याशियों के लिए केवल एक सीट ही उपलब्ध है। ऐसे में इन 16 प्रभागों में पुरुषों के लिए छूटने वाली एकमात्र सीट पर 1,100 बीमार वाली स्थिति दिखाई देगी और सभी दलों में टिकट की दावेदारी के लिए तौबा भीड़ भी जमा होगी। साथ ही साथ कई स्थानों पर कुछ प्रस्तावितों के लिए यह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने का मसला भी रहेगा। ऐसे में कई कद्दावर नेता भी पुरुषों हेतु उपलब्ध एकमात्र सीट पर एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। विगत लंबे समय से महिला आरक्षण के ड्रॉ को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही थी और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण को लेकर कयास लगाते हुए अपने अपने प्रत्याशियों के संभावित पैनल को लेकर विचार विमर्श भी किया जा रहा था। लेकिन अब महिला आरक्षण को लेकर चित्र पूरी तरह से साफ हो गया है, जिसके बाद कई प्रभागों में पुराने सारे राजनीतिक समीकरण धरे के धरे रह गए हैं और वहां पर नए सिरे से नए राजनीतिक समीकरणों के लिए काम करना पड़ेगा। इससे पहले महानगर पालिका चुनाव 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से हुए थे और सभी प्रभागों में 2-2 पुरुष और 2-2 महिला प्रत्याशी चुने गए थे। साथ ही परस्पर विरोधी दल से वास्ता रखने वाले कई प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ सीधी भिड़ंत को टालते हुए संबंधित प्रभागों की अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ते हुए एक दूसरे को बाईपास किया था। वहीं कई प्रभागों में एक ही दल के 2 प्रत्याशियों ने अलग अलग सीट से चुनाव लड़ते हुए एक साथ मनपा में कदम रखा था, लेकिन अब स्थिति काफी बदल गई है। ऐसे में जहां एक और इन 16 प्रभागों में कुछ परस्पर विरोधी दिग्गजों की आमने सामने भिड़ंत दिखाई दे सकती है, वहीं इससे पहले एक ही प्रभाग से महानगर पालिका में रहने वाले साथ साथ रहे 2 पार्षदों में से किसी एक पार्षद को अपने लिए कोई दूसरी सीट खोजनी होगी। यदि उदाहरण दिया जाए तो बुधवारा प्रभाग में पहली बार कांग्रेस की ओर से पूर्व महापौर विलास इंगोले तथा भाजपा की ओर से पूर्व स्थायी सभापति विवेक कलोती को एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ सकता है, जिन्होंने परस्पर विरोधी राजनीतिक दलों से वास्ता रखने के बावजूद आज तक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा है। इसी तरह इससे पहले साईनगर प्रभाग से महानगर पालिका के सदन में पहुंचने वाले पूर्व महापौर चेतन गावंडे व पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती, इन दोनों में से कोई एक ही साईनगर प्रभाग से चुनाव लड़ पाएगा, क्योंकि साईनगर प्रभाग में सर्वसाधारण पुरुष वर्ग के लिए केवल एक ही सीट छूटी है। ठीक इसी तरह अंबापेट नवाते प्रभाग में पूर्व भाजपा पार्षद अजय सारस्कर व प्रणीत सोनी में से किसी एक को पीछे हटना पड़ सकता है। उधर दूसरी ओर संत गाड़गे बाबा प्रभाग में भी पुरुष प्रत्याशियों हेतु केवल एक ही सीट उपलब्ध रहने के चलते अब तक साथ साथ रहे पूर्व पार्षद बालू भुयार व चंदू बोमरे के बीच सीधी भिड़ंत दिखाई दे सकती है। लगभग यही स्थिति मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहने वाले पठानपुरा प्रभाग में भी दिखाई दे सकती है, जहां पर पुरुष प्रत्याशियों के लिए केवल एक ही सीट उपलब्ध है और पठानपुरा प्रभाग में अब्दुल नाजिम, शेख जफर, आसिफ तवक्कल व एजाज पहलवान जैसे कई दावेदार मैदान में हैं, जिन्हें एन समय पर प्रभाग क्रमांक 18 हबीबनगर एकेडमिक हाई स्कूल या प्रभाग क्रमांक 20 रहमतनगर अलीमनगर में खुले प्रवर्ग के पुरुषों हेतु उपलब्ध रहने वाली 2-2 सीटों पर किस्मत आजमाने के बारे में सोचना पड़ सकता है। इसके अलावा रामपुरी कैंप में श्रीचंद तेजवानी व पुरुषोत्तम बजाज के बीच भी सीधी भिड़ंत पहली बार दिखाई दे सकती है। इस बार इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि महानगर पालिका के पिछले आम चुनाव की तुलना में इस बार अमरावती शहर में राजनीतिक हालात पूरी तरह से बदले हुए हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका का चुनाव तत्कालीन भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के नेतृत्व में लड़ा था और भाजपा ने 87 में से 45 सीटें जीतकर बहुमत के आधार पर सत्ता प्राप्त की थी, जिसमें भाजपा की ओर से कई ऐसे पार्षद निर्वाचित भी हुए थे जो सुनील देशमुख के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। लेकिन वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव पश्चात सुनील देशमुख एक बार फिर भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। ऐसे में साफ है कि उनके समर्थक पार्षद और पदाधिकारी अब कांग्रेस में सक्रिय होंगे और कई पार्षदों ने तो अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही मनपा सदन में अपना पाला काफी हद तक बदल लिया था। ऐसे में जहां एक और बदले हुए राजनीतिक हालात की वजह से कई प्रत्याशी इधर से उधर होंगे, वहीं दूसरी ओर महिला आरक्षण की वजह से भी 16 प्रभागों में विशेष तौर पर गहमागहमी वाली स्थिति दिखाई देगी। महानगर पालिका चुनाव के लिए आज प्रभाग निहाय आरक्षण की घोषणा करने हेतु संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर की अध्यक्षता में आरक्षण के ड्रॉ निकाले गए, जिसके बाद सभी प्रभागों में आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। सभी प्रभागों में तीसरी यानी क सीट सर्वसाधारण वर्ग के प्रत्याशियों हेतु ही छूटी है। इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत अमरावती शहर की 3 सदस्यीय प्रभाग रचना अंतर्गत 16 प्रभागों में 2-2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई। वहीं अन्य 16 प्रभागों में 2-2 पुरुष प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं 2 सदस्यों वाले प्रभाग क्रमांक 33 में एक सीट महिला के लिए तथा दूसरी सीट खुले प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुई है। महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभाग आरक्षण के बाद अब महिला आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया पूर्ण होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों की हलचलें बढ़ गई है। मनपा के सदन में पहुंचने वाले पार्षदों में से कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो विगत कई चुनाव से विजयी होकर लगातार सदन में पहुंच रहे हैं। इसमें सबसे सीनियर पार्षद के तौर पर पूर्व महापौर विलास इंगोले का नाम दर्ज है।
जो वर्ष 1992 से लगातार बुधवारा प्रभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अब वे 7वीं टर्म के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी प्रकार बडनेरा के पार्षद प्रकाश बंसोड़ भी अपनी 6वीं टर्म के लिए चुनाव लड़ेंगे। इन प्रत्याशियों को अब की बार कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व पार्षद सलीम बेग, संध्या टिकले, बबलू शेखावत व डॉक्टर राजेंद्र तायडे भी 5वीं बार चुनाव मैदान में उतरेंगे और दिनेश बुब 4थी टर्म के लिए कौन सा प्रभाग चुनते हैं यह देखना काफी दिलचस्प होगा। इन सभी प्रत्याशियों में से कौन अपना लगातार जीतने का रिकॉर्ड कायम रखता है और किसे ब्रेक मिलता है, ये चुनाव के बाद साफ हो जाएगा। महानगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए शहर की संपत्तियों का नए सिरे से असेसमेंट करने का निर्णय मनपा प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसके तहत हाल ही में टेंडर खोले गए। लगातार 4 बार टैक्स असेसमेंट के टेंडर जारी करने पड़े थे। पश्चात अब आगामी शुक्रवार तक टैक्स असेसमेंट के ठेके पर अंतिम निर्णय लिए जाने की जानकारी निगमायुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा दी गई है। शहर के सभी कोचिंग क्लासेस में अग्नि सुरक्षा के संदर्भ में प्रबंध करने की नोटिस महानगर पालिका द्वारा जारी की गई, जिसके लिए 25 मई तक का समय देकर 31 मई से कोचिंग क्लासेस को सील लगाने की कार्रवाई शुरू करने का निर्णय महानगर पालिका आयुक्त द्वारा लिया गया था। लेकिन कोचिंग क्लासेस संचालकों द्वारा महानगर पालिका से इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। ऐसे में कोचिंग क्लासेस में अग्नि सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त समयावधि दी गई है। अमरावती शहर के विभिन्न चौराहों पर कचरा संकलन करने के लिए रखे जाने वाले कंटेनर खराब हो चुके हैं। इसमें से कई कंटेनर सड़ गए हैं, जिन्हें बदलने की प्रक्रिया महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई है। ऐसे में शहर के लिए 300 नए कचरा कंटेनर खरीदने का प्रस्ताव महानगर पालिका द्वारा जिला नियोजन समिति को दिया गया है और जल्द ही समिति की बैठक में संबंधित प्रस्ताव मंजूर करते हुए संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निधि मंजूर कराया जाएगा, जिसके बाद कंटेनरों की खरीदी होगी। महानगर पालिका अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए मनपा द्वारा जोन निहाय अतिक्रमण दस्तों का गठन किया गया है। मनपा के अतिक्रमण विभाग के पास जो कार्रवाई दस्ता है वह दिन भर शहर के प्रमुख इलाकों में कार्रवाई में तैनात रहता है। यह अकेला दस्ता पूरे शहर में कार्रवाई करने हेतु असक्षम रहने से अब प्रत्येक जोन में सहायक आयुक्त के नियंत्रण में 5 जोन निहाय 5 अतिक्रमण निर्मूलन दस्तों का गठन किया गया है और प्रत्येक जोन निहाय ये अतिक्रमण दस्ते कार्य करेंगे, जिससे शहर में अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई को गति मिलेगी। देश में बढ़ती महंगाई ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। अनाज से लेकर सब्जी तक और पेट्रोल से लेकर गैस तक के दाम तेजी से बढ़ने से लोग परेशान हैं। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों ने भी नो परचेज डे आंदोलन करते हुए सरकार से अपना कमीशन बढ़ाकर मांगा, जिसके तहत आज राज्य के सभी पेट्रोल पंप संचालक इस हड़ताल में शामिल हुए और किसी भी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पेट्रोल और डीजल की खरीदारी नहीं की गई। लेकिन इस आंदोलन की वजह से पेट्रोल पंपों को बंद नहीं रखा गया था और लोगों की सुविधा को देखते हुए अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए आज नो ईंधन परचेज डे आंदोलन किया गया। चांदूरबाजार तहसील के जवला शाहपुर निवासी ज्ञानेश्वर हिरडे के सुपुत्र अनिकेत हिरडे ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है। राष्ट्रीय स्तर पर 98वें स्थान पर रहने वाला अनिकेत राज्य में 5वें स्थान पर रहा। अपनी शानदार उपलब्धि के चलते अनिकेत हिरडे ने बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने गाँव और तहसील सहित अमरावती जिले का सम्मान बढ़ाया है। मुंबई स्थित आईआईटी पवई से बीटेक व एमटेक से शिक्षा प्राप्त अनिकेत हिरडे के माता पिता राज्य सरकार की सेवा में वरिष्ठ अधिकारी हैं और विगत 25 वर्षों से ठाणे में रह रहे हैं। अनिकेत की प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा दीक्षा ठाणे में ही हुई है। गत रोज यूपीएससी का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों द्वारा आनंद व्यक्त किया जा रहा है, साथ ही उन पर शुभकामनाओं व अभिनंदन की बरसात हो रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो कठोर व कड़ा परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसे ही असफल रहने वाले अभ्यर्थियों में से कुणाल विरुलकर नामक अभ्यर्थी द्वारा ट्विटर के जरिए अपने दर्द को व्यक्त किया गया। कुणाल विरुलकर का एक ट्वीट इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुणाल विरुलकर ने कहा कि 10 अटेम्प्ट 6 बार मेंस और 6 बार इंटरव्यू देने के बाद भी मैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो सका। पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है। कुणाल विरुलकर के इस ट्वीट के सामने आते ही उसका मनोबल बढ़ाने हेतु कई नेटिजन भी सामने आए और देखते ही देखते कुणाल के इस ट्वीट को 5000 से अधिक लोगों ने लाइक किया तथा 300 से अधिक लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुणाल का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ऑनलाइन संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अमरावती जिला वासियों के लिए जिलाधीश कार्यालय प्रांगण स्थित नियोजन भवन के सभागृह में बड़ी एलईडी टीवी के माध्यम से यह संवाद कार्यक्रम रखा गया था। इस समय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए सभी से इनका लाभ लेने का आह्वान किया। शहर पुलिस आयुक्तालय से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आज सम्मानपूर्वक विदाई दी गई, जिस हेतु पुलिस आयुक्तालय में एक भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ सहित प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्थानीय आरटीओ कार्यालय में कार्यरत मोटर वाहन निरीक्षक संजय पवार व भास्कर प्रधान आज नियत मांग के चलते सेवानिवृत्त हुए और अपने जीवन के करीब 35 साल आरटीओ में सेवा देने के बाद विदाई के पूर्व उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर पूरे आरटीओ कार्यालय को फूलों से सजाया गया था। वाहन निरीक्षक संजय पवार ने सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपने मनोगत पोस्टर के जरिए उजागर किए, साथ ही पूरे सेवा काल के लिए अपनी कृतज्ञता व अभिमान को व्यक्त किया। इसी तरह भास्कर प्रधान ने अभिवादन करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने के साथ उन्हें एक सदमा भी लग रहा है।
विदर्भ में सिंधी समाज की शीर्ष संस्था विदर्भ सिंधी विकास परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष विकी रुगवानी ने अमरावती जिले की कार्यकारिणी घोषित की। नवनियुक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर तुलसी सेतिया व कार्याध्यक्ष पद पर सुरेंद्र पोपली का चयन किया गया। साथ ही दीपक शर्मा को महासचिव व आत्माराम पुरस्वानी को कोषाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा भी की गई। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काकर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा में भर्ती करने के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किए गए जुनैद मोहम्मद को महाराष्ट्र आतंक विरोधी दस्ता यानी एटीएस अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गया है। एटीएस वहां पर उन 3 आरोपियों की तलाश में पहुंची है जिनके इशारे पर जुनैद काम किया करता था। मूल रूप से बुल्ढाना जिला अंतर्गत खामगांव निवासी जुनैद मोहम्मद को पुणे के दापोली इलाके से विगत 24 मई को एटीएस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अंकुश तागड़े नामक वकील के साथ गाड़गीनगर पुलिस थाने में किए गए बर्ताव के खिलाफ जिला वकील संघ ने विगत 5 दिनों से काम बंद आंदोलन करना शुरू किया था। पश्चात महाराष्ट्र व गोवा बार काउंसिल के प्रदेशाध्यक्ष व पालक सचिव आशीष देशमुख ने इस मामले में न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए वकील संघ से अपना आंदोलन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसका सम्मान करते हुए सभी सदस्यों ने आज मंगलवार 31 मई से आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया और काली फीस लगाकर अपना कामकाज शुरू किया। ऐसे में अदालत में एक बार फिर ऑर्डर की गूंज सुनाई देने लगी है और अदालत परिसर में पहले जैसी चहल पहल दिखाई देने लगी है। जो गार्डियन मेंबर है हमारे आशीष देशमुख, एडवोकेट आशीष देशमुख, ये यहाँ आए। इन्होंने यहाँ आकर पूरी जानकारी हासिल की और हमको आश्वासित किया कि इसके लिए एक प्रिविलेज कमेटी बनाकर इस पूरे प्रकरण की तफ्तीश की जाएंगी और वो सारी रिपोर्ट लोकायुक्त के सामने रखी जाएंगी। और 29 तारीख को लोनावाला के अंदर जो फुल मीटिंग हुई बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र की, उसके अंदर ये मुद्दा रखा गया और सभी ने एक सहमति के साथ वो समिति का गठन किया। और बार काउंसिल ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र ने हम लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि जब हम लोगों ने इंक्वायरी शुरू कर दी है तो आप अपनी जो काम से जो अलिप्त रहे आप लोग उसको पीछे लिया जाए, इसलिए कि जो पक्षकारों को असुविधा हो रही है उस लिहाज से हमने आज वो स्थगित किया है हमारा आंदोलन। लेकिन हमारा जो निषेध है, जो हमारे वकील के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ में हमारा निषेध शुरू है और हम वो निषेध एक काली रिबन लगाकर हम जारी रखेंगे जब तक इस प्रिविलेज कमेटी की विस्तृत पूरी जानकारी ना आ जाए और उसके अंदर हमको ऐसे लगे कि हमारे साथ न्याय हुआ, तब तक हम ये काम इस रिबन को लगा के करेंगे और हमारा निषेध जारी रखेंगे। वर्ष 2020 में राणा दंपति द्वारा तिवसा में किए गए आंदोलन के मामले में आज न्यायमूर्ति जोशी की अदालत में सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के 5 मामलों में बयान दर्ज किए गए। वहीं सोयाबीन व कपास के नुकसान भरपाई के लिए किए गए आंदोलन के मामले में चार्जशीट अदालत में दायर की गई। साथ ही राजापेट भूमिगत मार्ग पर विगत दिनों निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने व कातिलाना हमला करने के मामले में अदालत ने राज मिश्रा व राहुल काले नामक 2 लोगों को जमानत दे दी है। वहीं इस मामले में अब तक फरार रहने वाले नीलेश भेंडे को भी अदालत ने अग्रिम जमानत देना मंजूर किया है। वाम मोर्चा व जिला ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में मोर्चा निकाला गया। जिलाधीश कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही जिलाधीश के जरिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बेरोजगारी को खत्म कर महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। उदखेड़ स्थित सीमेंट बांध से कीचड़ व दलदल अपने खर्च से निकालने की अनुमति देने की मांग को लेकर उदखेड़ गांव में रहने वाले किसानों ने आज क्षेत्र के पूर्व स्वीकृत पार्षद अमोल ठाकरे के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। श्री कृष्णपेट निवासी मदन लाल गाडले ने आज पत्रकार परिषद के माध्यम से न्याय मांगते हुए कहा कि वे डफरिन से ITI रोड पर रहते हैं और उनके घर के पीछे 18 फीट चौड़ा सर्विस रोड है। वहां एक वृद्ध महिला रहा करती थी। 7-8 वर्ष पहले उस महिला का निधन हो गया और अब उस जगह पर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने मनपा की अनुमति न लेते हुए उस जगह पर अपना पक्का मकान बनाना शुरू किया है, जिसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ज्यांना मी नोटीस देऊन देतो असे त्यांना म्हटले आणि त्यांना नोटीस देऊन देतो म्हटल्यानंतर 18 दिवस 10 दिवस 15 दिवस नोटीस दिली नाही। तेव्हा त्यांना मी 2-4 दिवस भेटलो आणि पुन्हा त्यांना सांगितलं तर त्यांनी 8 दिवसांचा नोटीस देऊन म्हटलं साहेब नोटीस देऊन काय, तुमच्या अधिकार क्षेत्रात जे तुमच्या परवानगीशिवाय इथे घर बांधत आहे, कॉर्पोरेशनची परवानगी न घेता बांधत आहे, त्यांना तुम्ही व्यक्तीने आणू शकता, बांधकामामध्ये अडथळा नाही आणू शकता। चांदूरबाजार तहसील के बेसखेड़ा में नाले की गहराईकरण और चौड़ाईकरण का काम बिना परेशानी के पूरा किया गया। इसका प्रमाण पत्र देने के लिए काम की रकम के 5% के अनुसार 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाली महिला सरपंच रूपाली काले व उसके पति दिनेश काले सहित एक अन्य व्यक्ति गजानन महल्ले को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ धर दबोचा।
गत रोज गाड़गेनगर पुलिस ने ऑटो व बस में सफर करने वाली महिलाओं के पर्स या बैग से गहने चुराने के मामले में औरंगाबाद की 3 कुख्यात महिला चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इन तीनों महिला चोरनियों ने पुलिस के सामने 8 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का अपराध कबूल कर लिया है। धारनी से रोनीखेड़ा मार्ग पर मध्य प्रदेश निवासी रामलाल कोलेकर को अपने खेत में जाते समय एक ऑटो ने सामने से जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में रामलाल के दोनों हाथ टूट गए, जिन्हें धारनी के उपजिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला सामान्य अस्पताल में इलाज हेतु रेफर किया गया। शहर के आदिवासी नगर में रहने वाले 58 वर्षीय बैजू श्रीराम नामक व्यक्ति को उसके पड़ोस में रहने वाले राजेश उइके नामक युवक ने उठाकर नीचे पटक दिया, साथ ही उसके पेट पर लात मारी, जिसके कारण पेट की छोटी आंत फट जाने से इस 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। यह बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उजागर होते ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने ने राजेश उइके के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। समृद्धि महामार्ग के लिए की गई खुदाई से तैयार हुई खदान में तैरने गए एक युवक की डूबकर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कामनापुर भोसली निवासी 29 वर्षीय नरेश रीठे के तौर पर हुई है। गत रोज अकोट से अमरावती एसटी बस में बैठकर आ रही महिला के ट्रॉली बैग से सोने का मंगलसूत्र, सोने की चूड़ी और सोने का रानीहार ऐसे कुल 3.5 लाख रुपए के गहने 3 अज्ञात महिलाओं द्वारा चुरा लिए गए। गाड़गेनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वरुण की एक महिला मरीज को मारुति वैन से अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था। इस दौरान राजकमल चौक के पास अस्पताल के सामने इस कार में शॉर्ट सर्किट होने के कारण अचानक आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही वक्त पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। सौभाग्य से कार में सवार महिला व एक अन्य व्यक्ति अस्पताल में रहने के कारण किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। मी इथे अमरावतीला पेशंट घेऊन आलो होतो, माझी मावसबहीण, आणि मला माहीत नाही आम्ही ते गाडी उभी करून गेलो आणि पेशंट घेऊन आतमध्ये गेलो होतो, तर लोकांनी सांगितलं गाडी भेटायला। नंतर 1-1.5 तासानंतर मी बाहेर आलो, पाहिलं तर गाडी पूर्ण जळली। हत्या करने के प्रयास में हथियार रखने के अपराध में शामिल एक फरार आरोपी सिद्धांत वानखड़े को अशोकनगर स्थित जलसा बार में शराब पीते समय गाड़गेनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर धर दबोचा, जिसके पास से पुलिस ने एक धारदार चाकू भी बरामद किया है। अंकुरनगर कुम्हारवाड़ा परिसर निवासी तड़ीपार आरोपी मंगेश गिरी किसी भी तरह की अनुमति लिए बिना कानून तोड़कर MIDC के पास वैभव चौक परिसर में घूम रहा है और 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किए जाने के बाद भी शहर में मौजूद है। इस बात की सूचना मिलने पर राजापेट पुलिस ने मौके पर दबिश देते हुए मंगेश गिरी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के कमेला ग्राउंड परिसर में जुआ अड्डा शुरू रहने की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने वहां छापा मारा और जुआ खेल रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 11,140 रुपए नकद और जुए का सामान बरामद किया। सभी आरोपियों को माल समेत आगे की कार्रवाई के लिए नागपुर गेट पुलिस के हवाले किया गया है। सेंदुरजना घाट के खुले मैदान में IPL सट्टा शुरू रहने की सूचना मिलने पर सेंदुरजना घाट पुलिस ने दबिश मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 3 लाख रुपए का माल बरामद किया। मोर्ची रोड स्थित शिवाजी कृषि महाविद्यालय परिसर में कल एक तेंदुआ दिखाई दिया, जिससे परिसर में खलबली व्याप्त है। इस बारे में शिवाजी कृषि महाविद्यालय प्रशासन ने वन विभाग को अवगत कराया है और तेंदुआ CCTV कैमरे के फुटेज में दिखाई दे रहा है। वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर तेंदुए की खोज शुरू की है और परिसर में ट्रैप कैमरे लगाए गए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।